मुझे जूलिया गांव की तलाश थी। मुझे ये गांव नहीं मिल सकता था। मैं एक बार फिर कोई ऐसा ठिकाना तलाश करने लगा जहां मैं रात गुजार सकूं। एक जगह खीतों में मुझे रहट का हयूला दिखाई दिया। सितारों की रोशनी में मुझे चीजों के हयूले साफ दिखाई दे रहे थे। ये रहट था मगर खामोश, और कोई वहां पर नहीं था। करीब ही एक टूटा फूटा लकड़ी का तख्त पड़ा था। ये मेरे लिए किसी नियामत से कम नहीं था। मैं इस पर फौरन लेट गया और इत्मीनान का गहरा सांस लिया। मेरे जहन में शमशान भूमि वाली औरत का ख्याल आने लगा, जिसे मैंने जहन से झटक दिया। मेरा मिशन एक मुकद्दस जिहाद का मिशन था और मैं जहन को नफसानी आलूदगियों से पाक रखना चाहता था। मैंने खुदा को याद किया, आंखें बंद की। मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी। उसके बाद मुझे कोई होश न रहा। मेरी आंख उस वक्त खुली जब 2-3 कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। अभी सूरज नहीं निकला था मगर आसमान पर सफेद सहर निकली हुई थी। मशरिक की तरफ सितारों की चमक मांद पड़ रही थी और नीली रोशनियों की झलकियां नुमुदार हो रही थी। मेरे वहां से निकल जाने के लिए ये बड़ा अच्छा वक्त था। अगर मेरी आंख खुलने में मजीद देर लगती तो हो सकता है कि रहट पर कोई किसान बेल लेकर आ जाता। मैं उठा और जिस समत शमशान भूमि वाली औरत ने इशारा किया था उस समत चल पड़ा। सूरज निकलने तक मैं गांव तक पहुंच गया। खेतों में सीख हल चला रहे थे। कुछ आदमी सर पर फसल या चारे का गठा रखे गांव की तरफ जा रहे थे। एक सीख खेत में पानी लगा रहा था। मैं उसके करीब से गुजरा तो उसने नजर उठा के मुझे देखा, फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। मैं भी बेनियाजी से आगे गुजर गया। सामने से एक बूढ़ा लाठी के सहारे चला आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि चूलिया गांव कहाँ है। वो रुक गया और बोला कि यही चूलिया गांव है। तुमने किससे मिलना है? मैंने कहा नंबरदार साहिब से मिलना है। बोला मिल लोगे, मेरा ख्याल है वो घर पर ही होंगे। ये कहकर मैं नमस्ते करके आगे चल पड़ा। मैं ठीक गांव में पहुंचा था। गांव की दूसरी तरफ कहकर के दरख्तों के नीचे कुछ यके खड़े थे। एक यके में 2-3 औरतें, एक हिंदू लाला और एक सिख हाथी बैठा था। कोचवान भी सीख था। उसने मुझे आते देखा तो दूर ही से आवाज दी, बाऊजी प्यासा जाना है तो आ जाओ। प्यासा से मुराद ब्यास गांव, कस्बा या शहर था। जो कुछ भी था मुझे वही जाना था। मैं यक्के में बैठ गया। यक्का चल पड़ा। कोचवान ने मुझसे 3 रुपए किराया लिया। कोई 1.5 घंटे के तकलीफ दे सफर के बाद बलाखिर ब्यास आ गया। अब तो ये कस्बा शहर बन चुका है। उस वक्त ये एक कस्बा ही था। युक्का प्यास नाम के रेलवे स्टेशन के बाहर अड्डे पर जाकर रुक गया। मामूली सा देहाती स्टेशन। इमारत बिल्कुल वैसी थी जैसे देहाती स्टेशनों की होती है। मालूम हुआ कि दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 1 घंटे बाद आने वाली है। वहाँ मुसाफिरों का कोई रश नहीं था। टिकट मेरे पास पहले से मौजूद था। मेरी निगाह माहौल का जायजा लेने लगी। वहाँ पुलिस वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद कुछ हिंदू सिख मुसाफिर प्लेटफार्म पर अपनी गुठलियां और टरंक रख कर बैठ गए। कहीं से एक डीटी भी आ गया। उसने रेलवे की वर्दी पहननी हुई थी और प्लेटफार्म पर इधर उधर फिरने लगा। इतने में पीछे की जानिब से सिग्नल डाउन हो गया। गाड़ी आ रही थी। कुली भी पहुंच गए थे। पैसेंजर ट्रेन छक छक करती आ गई। सारे डब्बे 3rd क्लास के थे जो सवारियों से भरे हुए थे। मैं एक डब्बे में घुसकर बैठ गया। गाड़ी ब्यास के स्टेशन पर 15-20 मिनट तक खड़ी रही। मेरी निगाहें प्लेटफार्म पर लगी रहीं। यही धड़का लगा था कि कहीं से कोई पुलिस वाला मुझे तलाश करता वहां न आ जाए, मगर कोई सिपाही दिखाई न दिया। इंजन ने सीटी दी और ट्रेन चल पड़ी। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक बहुत बड़े दरिया पर से गुजरने लगी। मालूम हुआ कि ये दरियाए ब्यास है। खुदा खुदा करके लुधियाना का स्टेशन आ गया। ये काफी बड़ा स्टेशन था। मैं डब्बे में ही छुप कर बैठा, दिल में दुआएं मांगता रहा कि कोई पुलिस वाला उधर न आए। प्लेटफार्म पर मुझे 1-2 वर्दियां ही नजर आईं, मगर किसी ने मेरे डब्बे का रुख न किया था। ट्रेन यहाँ देर तक रुकी रही। आखिर जब वो चली गई तो मेरी जान में जान आई। पैसेंजर ट्रेन होने की वजह से एक तो वो हर स्टेशन पर रुकती थी और उसकी रफ्तार भी ज्यादा नहीं थी। लुधियाने के बाद कई छोटे छोटे स्टेशन आए। बड़ा शहर अनबाला आ गया। यहाँ भी गाड़ी देर तक खड़ी रही। यहाँ से चली तो कहीं शाम के वक्त करनाल का बड़ा शहर आया। उसके बाद पानीपत और सोनीपत के शहर आए और वो भी गुजर गए। इस स्टेशन पर उतरते ही मैंने मोटर रिक्शा लिया और सीधा वालिद साहब के दोस्त जहीरुद्दीन साहब के घर पहुँच गया। वो मुझे देखकर हैरान भी हुए और मुझे डांटने भी लगे कि मैं कहाँ चला गया था। मैंने एक फर्जी कहानी घड़कर उन्हें सुना दी। मेरे पासपोर्ट पर दिल्ली का वीजा अगर लगा हुआ था, मगर जितने दिन मुझे वहाँ ठहरने की इजाजत थी उसकी मुद्दत गुजर चुकी थी। जहीरुद्दीन साहब कहने लगे, मियाँ वीजे की मुद्दत के बाद ठहरना जुर्म है। पुलिस तुम्हें पकड़ सकती है और मुझे भी परेशान कर सकती है। मैंने कहा, अंकल आप परेशान ना हो, मैं कल वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा। वो कहने लगे, मियाँ जाते दफा तुम्हें पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करनी होगी। पुलिस तुम्हें वीजे की मुद्दत से ज्यादा क्याम करने पर कहीं पकड़ न लेगी। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल मैंने जूं तू करके रात जहीरुद्दीन साहब के घर पर गुजारी। दूसरे दिन अपने कपड़े ड्राई क्लीनिंग कराए, नहा धोकर शीव वगैरह बनाई। जितने अंडीन करेंसी के नोट मेरे पास बाकी रह गए थे उनमें से कुछ एक पाँव की जुराब में छुपाए, कुछ जैकेट की जेब में पासपोर्ट के साथ रख लिए। छोटा चाकू अभी तक मेरे पास ही
था। ख्याल आया कि इसको यहीं कहीं फेंक देता हूँ, क्योंकि इसका अभी तक मुझे कोई मसरफ नजर नहीं आया था। फिर कुछ सोचकर उसे जेब में ही रहने दिया। ज़हीर-उल-दीन साहब अपनी दुकान पर जा चुके थे। मैं भी कुछ देर बाद उनके मकान से निकल आया। अगरचा मेरे पास पासपोर्ट पर दिल्ली का वीजा लगा हुआ था, मगर जो कानूनी मुद्दत वहाँ क़याम की मुझे मिली थी वो पूरी हो चुकी थी। अब मैं गैर कानूनी तौर पर इंडिया में रह रहा था, मगर मैंने कोई परवाना किया और सीधा रिक्शा पकड़कर रेलवे स्टेशन पहुँच गया। ये एक मोटर रिक्शा था और इस पर जर्द और नीला रंग किया हुआ था। स्टेशन पर से मैंने अपनी गाड़ी के बारे में मालूम किया। इंक्वायरी क्लर्क हिंदू खातून थी जिसने माथे पर तिलक लगाया हुआ था। उसने मुझे बताया कि दोपहर को एक गाड़ी बम्बई जाएगी। वो पैसेंजर ट्रेन है, हर स्टेशन पर ठहरेगी। शाम के स्वच्छ विजय बम्बई एक्सप्रेस का टाइम है। रंथरो गाड़ी है। मैं पैसेंजर ट्रेन से दिंग आया हुआ था। मैंने बम्बई एक्सप्रेस पकड़ने का फैसला किया। उस औरत ने मेरे दरियाफत करने पर मुझे बताया कि ये ट्रेन दूसरे दिन दोपहर के बाद रोशनाबाद पहुंचेगी। मैं वापस ज़हीर-उल-दीन साहब के मकान पर या उनकी दुकान पर आने की बजाय सीधा बादशाही मस्जिद पहुंच गया। ये मेरे नजदीक सबसे महफूज जगह थी। मुझे यकीन हो गया था कि दिल्ली में मेरे पीछे खुफिया पुलिस का कोई आदमी नहीं लगा हुआ। ये सारा मुसलमानों का इलाका था। वहीं दोपहर के वक्त मैंने एक होटल में खाना खाया। उसके बाद वापस मस्जिद में आ गया। दोपहर के बाद जो नमाज होती है वो मैंने बादशाही मस्जिद या जामे मस्जिद में ही बाजमायत पढ़ी। बम्बई एक्सप्रेस सिवाच विजय छोड़ती थी। मैं 1 घंटा पहले स्टेशन पर पहुंच गया था। अमृतसर से रोशनाबाद के लिए 3rd क्लास का जो टिकट मुझे सिही साहब ने लेकर दिया था, वो मैंने गेट पर टिकट चीकर को बिल्कुल न दिखाया, ये सोचकर कि वो ये न पूछे कि इतने दिन में कहाँ रहा। अगरचा उसे पूछने की जरूरत नहीं थी और टिकट भी 15-20 दिन तक काम आ सकता था। फिर भी हफ्ज मुतकद्दम के तौर पर प्लेटफार्म से टिकट लेकर मैं अंदर आ गया। बम्बई एक्सप्रेस आ गई। प्लेटफार्म पर मुसाफिरों में हलचल सी हो गई। मैं भी उठकर मुसाफिरों के हुजूम में घुस गया। गाड़ी पीछे से भरी हुई आई थी। 3rd क्लास के एक डब्बे में मुझे भी जगह मिल गई। ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही थी। पहले उसका इंजन बदला गया, फिर खुदा जाने उसके डब्बों में कैसा कैसा सामान लादा जाने लगा। कोई 1 घंटे बाद इंजन ने विसल दी। गाड़ी ने सब्ज रोशनी दिखाई और ट्रेन चल पड़ी। उस वक्त दिन डूब गया था और शाम का अंधेरा गहरा होने लगा था। मैं कोने वाली सीट पर तुकल बैठा रहा। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ रही थी। दिल्ली की आबादी बड़ी दूर तक फैली हुई थी। शहर के मकानों, कारखानों वगैरह की रोशनियां खत्म होने का नाम नहीं लेती थीं। वाकई दिल्ली बहुत फैला हुआ शहर था। उसके बाद हिंदुस्तान के कई दूसरे बड़े बड़े शहर आए। मैं जागता रहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। इससे पहले जब कभी मैं रेलगाड़ी में सफर किया करता था तो मुझे चलती रेलगाड़ी की आवाज से नींद आने लगती थी, मगर यहाँ नींद नहीं आ रही थी। दिल्ली के बाद बड़ा शहर गुड़गांव था, उसके बाद मथुरा, फिर भरतपुर और फिर आगरा का शहर आया। चांदनी रात नहीं थी, वरना लोग कह रहे थे कि रेलगाड़ी में दूर ताजमहल का मंजर नजर आया करता है। यहाँ ताजमहल की मशहूर तारीखी इमारत थी जो मुसलमान बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज बेगम के लिए बनवाई थी। मैंने हिंदुस्तान में और भी कई शानदार तारीखी इमारतें देखें जो मुसलमान बादशाहों ने बनवाई थीं। हिंदू इन इमारतों को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। आगरा के बाद धौलपुर का स्टेशन आया, फिर ग्वालियर का शहर आ गया। उस वक्त रात तकरीबन गुजर चुकी थी और पांव फटने वाली थी। ग्वालियर शहर से गाड़ी चल रही थी। तुमसे नींद आ गई। मैंने सूते में झांसी और ललितपुर के शहर भी गुजर गए। दिन काफी चढ़ाया था। गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी तो मैंने उतरकर चाय और बन मक्खन खाया। ये चीजें हर छोटे बड़े स्टेशन पर मिल जाती थीं। दोपहर तक ट्रेन जंगलों में से गुजरती रही। मैंने उससे पहले इतने बड़े बड़े जंगल नहीं देखे थे। एक मुसाफिर ने मुझे बताया कि ये जंगल शेरों, हाथियों और दूसरे खतरनाक दरिंदों से भरे हुए हैं। मुझे उसका तजुर्बा भी हो गया। ये पहाड़ी इलाका था और कहीं हरे भरे मैदान और खेत भी नजर आ रहे थे। मालूम हुआ कि आगे भोपाल का स्टेशन आ रहा है। मुझे दिल्ली स्टेशन पर ही बता दिया था कि भोपाल के बाद रोशनाबाद स्टेशन आता है। मुझे रोशनाबाद ही उतरना था। चुनांचा में संभल कर बैठ गया। इस दौरान किसी स्टेशन पर किसी पुलिस वाले ने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी। कोई इंटेलिजेंस का आदमी भी मेरे ताकुब में नहीं था। भोपाल पहुंचते पहुंचते शाम के 6 बज गए थे। क्योंकि शुरू गर्मियों का मौसम था, इसलिए दिन की रोशनी काफी थी। यहाँ लाहौर और हमारे पंजाब वाला खुश बहार का मौसम बिल्कुल नहीं था। यहाँ गर्मी शुरू हो गई थी। ट्रेन के डब्बे के पक्के दिन रात चलते थे। रात को भी हमारे पंजाब की तरह खुंकी नहीं होती थी। भोपाल के बाद मेरे साथ बैठे हुए मुसाफिर ने, जो मुसलमान
मुसलमान था और मुंबई जा रहा था। बताया कि तकसीम से कबल भोपाल मुसलमान रियासत हुआ करती थी, मगर अब दूसरी रियासतों की तरह इस पर भी इंडिया की हुकूमत ने कब्जा कर लिया है। उसने ये भी बताया कि भोपाल के मुसलमान हुक्मरान ने पाकिस्तान के कयाम में बड़ी मदद दी थी और कायद आजम अक्सर यहाँ आकर ठहरा करते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया था, वो भी वाली भोपाल के दोस्त थे और भोपाल में आकर कयाम करते थे। रोशनाबाद का स्टेशन आया तो मैं रेल गाड़ी से उतर गया। इतना लंबा सफर तय क्या था कि बैठे बैठे थक गया था। रोशनाबाद का स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं था। मेरे पास हरदा तक का टिकट था, मगर ये गाड़ी वहाँ नहीं रुकती थी, इसीलिए मैं यहाँ उतर गया। यहाँ से मुझे लारी पर सवार होकर हरदा जाना था। उस वक्त शाम का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। स्टेशन से बाहर आकर मैंने एक छोटे से होटल पर बैठकर खाना खाया और लारी अड्डे के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि हरदा के लिए आखिरी लारी 30 मिनट के बाद रवाना हो रही है। लारी अड्डे पर जल्दी जल्दी पहुंचा। लारी तैयार खड़ी थी, मुसाफिरों से खचाखच भरी थी और कुछ मुसाफिर छत पर भी सवार थे। मुसाफिर अपने सामान के पास बैठे थे। मैं भी लारी में बैठ गया। लारी अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। कोई 2 घंटे बाद लारी ने हरदा पहुंचा दिया। ये एक मामूली सा नीम पहाड़ी जंगलाती शहर था। अमृतसर में सैयद साहब ने बताया था कि यहाँ अनाज की बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ पर ही मुझे उस आदमी से मिलना था जिसका फर्जी नाम मैंने आपको जमील बताया था। सैयद साहब ने बताया था कि जमील की शोहरत अच्छी नहीं है। वो बदमाश टाइप का आदमी है, मगर बड़ा पक्का मुसलमान है और जिहाद कश्मीर में हिस्सा भी ले चुका है। जमील के जरिए मुझे कमांडो कमाल शाह के पास पहुंचना था। सैयद साहब ने मुझे उसका पूरा एड्रेस जबानी याद करवा दिया था। हरदा अगरचा छोटा सा था और छोटे छोटे बाजार थे, मगर फिर भी बारौनक था। दुकानों मकानों और बाजारों में रोशनियां हो रही थीं। अक्सर दुकानें अभी तक खुली थीं। कुछ होटल भी थे जिनमें फिल्मी गानों की रिकॉर्डिंग चल रही थी। यहाँ कोई रिक्शा नहीं था। एक तांगे वाले को जमील का एड्रेस बताकर कहा कि मुझे वहाँ ले चलो। तांगा मुझे मुख्तलिफ बाजारों और छोटे से मैदान में से गुजार कर उस खास बाजार में ले आया जहाँ जमील नाम का आदमी रहता था। ये बाजार मुझे बड़ा पुरअसरार सा लगा। एक मंजिला क्वार्टर नुमा मकानों के आगे अंधेरा अंधेरा सा था। कहीं बरामदे में कोई औरत सीढ़ियों पर बैठी बिहड़ी और सिगरेट पैती नजर आई। कुछ आदमी भी इधर उधर मुंडला रहे थे। एक पान वाले की दुकान से मैंने जमीर के बारे में पूछा। उसने मुझे बड़े गौर से देखा और पान लगाते हुए कहा, भाई साहब पीछे चले जाएं। पीछे क्वार्टर है जमील दादा का। जमील दादा मुझे अपने क्वार्टर के बरामदे में ही मिल गया। वो चारपाई पर बैठा था। बरामदे में बल्ब की रोशनी हो रही थी। एक आदमी उसकी पिंडलियों पर तेल की मालिश कर रहा था और दूसरा उसके बाजू दबा रहा था। जवान आदमी था, बाल घुंघरियाले थे, रंग गहरा। मैंने जाकर सवाल किया कि जी मुझे जमील साहिब से मिलना है। जमील ने मुझे गौर से देखा और पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? मैं ही जमील हूँ, कहो क्या काम है? उसकी आवाज बड़ी रूबदार थी। मैंने सैयद साहिब का नाम लेकर कहा कि मुझे अमृतसर से उन्होंने आपके पास भेजा है। सैयद साहिब का नाम सुनकर जमील दादा ने दोनों आदमियों से कहा, जाओ जाकर बाहर बैठो और चाय पियो। मैंने उसे अपना नाम बताया। उसने कहा, बैठो भाई, तुमने खाना खाया है कि नहीं? मैंने कहा, जी शुक्रिया, मैं खाना होटल से खाकर आया हूँ। जब उसके दोनों नौकर चले गए तो उसने थोड़ा सा मेरी तरफ झुक के कहा, सैयद साहिब का यहाँ किसी और के आगे नाम तो नहीं लिया? मैंने कहा, जी नहीं, मुझे खुद सैयद साहिब ने भी मना किया था कि मेरा नाम किसी के आगे मत लेना। जमील ने मेरी बातों और लहजे से कुछ अंदाजा लगाते हुए कहा, लगता है तुम पंजाबी हो, मगर इंडिया के पंजाब में तो कोई मुसलमान नहीं है। मैंने कहा, है जी, हाँ, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। ये सुनकर जमील दादा एक पल के लिए मुझे तकता रहा, फिर उठकर उसने मुझे अपने गले लगाया, मुझसे गर्म जोशी से मुसाफिहा किया और अपने पास चारपाई पर बैठाते हुए कहा, पाकिस्तान पर मेरी जान कुर्बान, अल्लाह पाक पाकिस्तान को सलामत रखे। अब बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? यहाँ इस सच्ची दास्तान को सुनने वालों को ये बताना जरूरी है कि हमने सिर्फ जमील का नाम ही फर्जी नहीं रखा, बल्कि हरदा शहर भी हमने अपनी तरफ से ही लिखा है। मुजाहिद कमांडो कमाल शाह का नाम भी ये नहीं, और वो भी जिला रोशंगाबाद के जंगल में नहीं रहता। अगर ये दास्तान इंडिया की हुकूमत सुन भी ले और वहाँ छापा भी मार ले तो वहाँ उन्हें न कोई जमील मिलेगा और न ही कमाल शाह कमांडो। ये दोनों पाकिस्तान के परसितार, इस्लाम के मुजाहिद और दोनों अभी बफजले खुदा जिंदा हैं। जमील साहिब भी भारत के एक शहर में रह रहे हैं और मुजाहिद कमांडो कमाल शाह भी भारत के एक दूर अफ्तादा इलाके में और इस उम्र में भी कश्मीर के मुजाहिदों को कमांडो ट्रेनिंग दे रहे हैं। मगर ये जंगल रोशंगाबाद का जंगल नहीं है। इस सेंटर का कश्मीरी मुजाहिदों के अलावा किसी को इल्म नहीं है। पाकिस्तान के परसितार जमील दादा ने जब मुझसे पूछा कि बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैं किस गरज के लिए इंडिया आया हूँ और ये कि मैं कमांडो कमाल शाह से ट्रेनिंग लेना और जिहादी कश्मीर में हिस्सा लेना चाहता हूँ। जमील दादा ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर चूमा और आंखों से लगाया और कहने लगे, अल्लाह ताली तुम्हें तुम्हारे नेक मकसद में कामयाब करे। तुम मुझसे बढ़कर खुश किस्मत हो। मैं कश्मीर
की लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं लड़ सका। बस एक मजबूरी रास्ते में रुकावट बन गई। इतने में चाय आ गई। वो काफी देर तक मुझसे पाकिस्तान के बारे में ही बातें करता रहा। मुझे हैरानी भी हो रही थी और खुशी भी कि ये शख्स पाकिस्तान से इतना दूर काफिरों में बैठकर पाकिस्तान और मुसलमानों से इतनी मोहब्बत करता है। असल में ये खुदा और उसके रसूल पाक के दीनी इस्लाम का रिश्ता था, जिसने फासिलों को समेट दिया था और सैकड़ों मील दूर बैठा एक मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों के दिल की धड़कन सुन रहा था और पाकिस्तान की खातिर, कश्मीर की खातिर हर वक्त अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार था। रात गहरी होने लगी तो जमील दादा ने बरामदे में मेरा बस्तर लगाकर पंखा चला दिया और कहने लगे कि तुम आराम करो, सुबह मुंढीरे तुम्हें खुद लेकर कमाल शाह के पास जाऊंगा। उसने बरामदे की बत्ती बुझा दी। पंखे की हवा ने मुच्छरों को मेरे पास न आने दिया और मुझे बड़ी जल्दी नींद आ गई। मुंढीरे जमील दादा ने मुझे जगाया। जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे अभी चलना है। मैं मुना हाथ धोकर तैयार हो गया। जमील दादा ने 2 नाली बंदूक कांधे पर डाली। ये जंगल बड़े खतरनाक हैं। जंगली दरिंदों से अक्सर आमना सामना हो जाता है। मैं बंदूक के बगैर कभी यहाँ नहीं आता। शहर की आबादी पर पछले पहर का अंधेरा छाया हुआ था। आसमान के मशरकी किनारों पर सुबह काजिब का हल्का हल्का सा नूर झलकने लगा था। ठंडी हवाएं चल रही थीं। शहर के मुजाफात से निकलते ही वो मशरक की समत खेतों में चलने लगा। मैं भी उसके पीछे चल रहा था। काफी देर तक हम खेतों में चलते गए। फिर खेत खत्म हो गए और छोटी छोटी सूखी घास का मैदान शुरू हो गया। इस मैदान के पार दूर से दरख्तों के हैवले नजर आने लगे थे। जमील दादा ने उनकी तरफ इशारा किया और बोला, ये वस्ती हिंद के बड़े घने जंगल हैं। ये इतने घने हैं कि तजुर्बाकार शिकारी भी अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। वो भी गाइड के बगैर नहीं चलते। मगर तुम फिक्र न करो, मुझे एक एक दरख्त, एक एक मोड़ और एक एक पत्थर का इल्म है। हम जंगल में दाखिल हो गए थे। पहले छोटे छोटे टीलों के पहलू से होकर चलते गए। फिर टीले की चढ़ाई चढ़कर दूसरी तरफ आ गए। टीलों के दरमियान एक छोटा सा तालाब था, जिस पर एक जानिब हिरन और दूसरी जानिब रीछ पानी पी रहा था। जमील दादा ने रीछ की तरफ देखकर कहा, ये बूरा रीछ जंगल का सबसे खतरनाक दरिंदा है। जब किसी के पीछे पड़ जाए तो उसकी जान नहीं छोड़ता। आदमी दरख्त पर चढ़ जाए तो ये भी दरख्त के नीचे बैठ जाता है और अपने शिकार के नीचे उतरने का इंतजार करता रहता है। मैंने कहा, इन जंगलों में शेर भी होते होंगे। आदमखोर शेर, जमील दादा बोला। हर शेर आदमखोर नहीं होता। शेर बहुत बूढ़ा हो जाए और अपने शिकार के पीछे ज्यादा तेज न भाग सके तो भूख मिटाने के लिए इंसानों पर हमला करने लगता है, क्योंकि जानवरों के मुकाबले में इंसान ज्यादा तेज नहीं भाग सकता। एक बार उसे इंसानी खून का जायका लग जाए, फिर वो आदमखोर बन जाता है। या फिर किसी अनाड़ी शिकारी की गोली से उसका कोई दाना टूट जाए या लंगड़ा हो जाए तो तब भी वो इंसानों पर हमला शुरू कर देता है और आदमखोर बन जाता है। वैसे आम शेर इंसान पर हमले में पहल नहीं करते। मैंने जमील से आखिर पूछ ही लिया कि कमाल शाह कमांडो का ठिकाना अभी कितनी दूर है। जमील दादा ने मुस्कुराकर कहा, तुम जरूर थक गए होगे भाई, मगर इसका जिक्र कमाल शाह के आगे न करना। वो ऐसे नौजवानों को अपना शागिर्द नहीं बनाते जो जंगल में चलते चलते थक जाते हैं। जब वो तुम्हारी कमांडो ट्रेनिंग शुरू कर देंगे तो 2 दिन में तुम्हें घोड़े की तरह ताकतूर बना देंगे। और उसके बाद क्या होगा दादा? मैंने तजस्सुस से पूछा। जमील दादा ने सांस लेते हुए कहा, कमाल शाह मुजाहिद कमांडो है। वो इस्लाम के शेर हैं। वो तुम्हें भी इस्लाम का शेर बना देंगे। इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों को शेर बनने की जरूरत है। दुश्वार गुजार जंगल में चलते रहने की वजह से मेरा जिस्म पसीने में भीग गया था। गर्मी और हवस भी जंगल में बहुत था। एक जगह रास्ते में पहाड़ी नदी आ गई। नदी का पाट तंग था और उसमें छोटे बड़े पत्थर पड़े हुए थे। यहाँ हमने मुंह हाथ धोकर थोड़ी देर आराम किया और फिर आगे चल पड़े। कुछ आगे चलकर दरख्तों का घुनापन खत्म होने लगा। उनके दरमियान छोटी बड़ी चट्टानें आ गईं, जो जमीन में से बाहर निकली हुई थीं। जमील दादा अब संभल कर चलने लगा था। उसने एक जगह रुककर चट्टानों का जायजा लिया, फिर सर हिलाकर बोला, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। हम चंद कदम आगे गए होंगे कि अचानक एक चट्टान के पीछे से एक आदमी निकलकर हमारे सामने आ गया। इस आदमी के हाथ में राइफल थी और अपने चेहरे पर इस तरह साफा बांधा था कि मुझे सिर्फ उसकी चमकती हुई आंखें नजर आईं। मैं घबरा गया कि हो सकता है ये कोई डाकू हो, मगर जमील दादा बड़े इत्मीनान से खड़े रहे। आदमी ने पूछा, कौन हो? जमील दादा ने कहा, कमांडर से कहो महमूद गजनवी के मुजाहिद आए हैं। इस आदमी ने दूसरा सवाल किया, काफिरों के कितने बुत तोड़कर आए हो? जमील दादा ने फौरन कहा, 101। इस आदमी ने बंदूक की नाली नीचे कर ली और आगे चलते हुए कहा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। जमील दादा ने सरगोशी की, ये कमाल शाह के बॉडीगार्ड कमांडो हैं और जो उसके और मेरे दरमियान मुकालमे हुए थे वो खुफिया इशारे थे जो सिर्फ शाह साहब के अपने आदमियों को ही मालूम है। वो आदमी हमें 2-3 चट्टानों के दरमियान से लेकर एक बड़ी चट्टान के पास ले आया। वहाँ चट्टान के पास एक कुदरती गार बना हुआ था। गार के दहाने
के आगे एक मुजाहिद फौजी अंदाज में अटेंशन खड़ा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे बॉडीगार्ड हमारे आगे आगे चल रहा था। गार वाले गार्ड ने भी मुना पर सरसब्ज रूमाल बांध रखा था। हाथ में राइफल थी और कमर के गर्द गोलियों की पट्टी बांधी हुई थी। गार्ड ने हमें वहीं रुकने का इशारा किया और गार पर खड़े बॉडीगार्ड से 2-3 बातें की। फिर वो अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर निकला, वापस आया और बोला, कमांडर ने तुम्हें बुलाया है, जाओ। जमील दादा मुझे लेकर गार में दाखिल हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।